ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज भारतीय संविधान में आपका पार्ट 5 जो बताता है आपका, जिसका पार्ट 5 का अध्याय 1 की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो आपको बताता है कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग का जो मुख्य वो था, ये था आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 से 73 तक की चीजों को हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। फिर हमने देखा था 53 के तहत कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार या उसके अधीनस्थ कर्मचारी के अनुसार करेगा राष्ट्रपति। फिर हमने देखा 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, तो निर्वाचन मंडल होगा जिसके माध्यम से यह होगा। फिर हमने देखा कि निर्वाचन की रीति के बारे में कि यह समान अनुपातिक पद्धति प्रतिनिधि पद्धति के माध्यम से प्रारंभ होगा और एकल संक्रमणीय मत का पालन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में हमने देख लिया था कि 5 साल तक होता है। अब हम देखते हैं कि 58 अनुच्छेद 58 कहता है इसके बारे में। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की अहर्ता के बारे में है। ठीक है, अहर्ता अर्थात उसकी एलिजिबिलिटी की कि कौन राष्ट्रपति हो सकता है। तो कोई व्यक्ति, इसका खंड 1 कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा तभी वह जब क्या है, पहला है कि भारत का नागरिक होगा, पहला है वो नागरिक होगा भारतीय। ठीक है, दूसरा बातें बताई गई है उसकी कि उसकी एज होगी वो 35 साल प्लस होगी। तीसरा है वो लोकसभा का सदस्य या मेंबर होने का का पात्र होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 आपको क्या बताता है कि कभी भी कोई व्यक्ति भारत का कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। अब उसके लिए मिनिमम क्या चीजें कि वो भारत का नागरिक हो, भारतीय हो। दूसरा, वो उसकी 35 साल से ऊपर की आयु हो। तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र हो। अर्थात अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पात्रता की बात है, तो उसमें 2-3 बातें होती है कि पहली बात तो क्या है, विकृत चित्र ना हो। दूसरा, वो दिवालिया, वो उन्मोचित दिवालिया ना हो। तीसरा, वो किसी भी संसद की किसी विधि द्वारा निर्योग्य ना हो, किसी विधि द्वारा वो निर्योग्य ना हो। ये आपका अनुच्छेद 102 में बताया गया, इसको जब आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका 58 बताता है नागरिक होना चाहिए भारतीय, 35 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो किसी भी सामान्य व्यक्ति में होता है, तो कैसे क्या, अगर तो इस हिसाब से अगर अगर लोग राष्ट्रपति पद के लिए अगर उम्मीदवारी करने लगे तो क्या होगा, ये काम बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके साथ आगे एक क्लॉज डाला गया है, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रस्ताव एवं समर्थन। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है उसको ऊपर की जो ये पात्रता है वो तो पूरी करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ आगे क्या बात बोली गई है उसको कि उसको जो आपका प्रस्ताव या समर्थन होगा वह क्या होगा कि जो आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा संशोधन अधिनियम 1977 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जो भी राष्ट्रपति का प्रत्याशी होगा, मतलब जो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होगा, ठीक है, उसके नाम का प्रस्ताव और उसका समर्थन, ठीक है, उसके नाम का क्या है, प्रस्ताव और समर्थन, कम से कम प्रस्ताव करने वाले होने चाहिए 50 और समर्थन करने वाले होने चाहिए 50। ठीक है, और ये 50 मतदाता कौन होंगे, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, तो जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो 50 जो भी राष्ट्रपति होगा
जो भी राष्ट्रपति का प्रत्याशी होगा वह जब भी अपना राष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम डालेगा तो उसको क्या है, प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, जिनकी संख्या 50 होगी, जो 50 उसको प्रस्ताव करेंगे। अर्थात कि वो जब भी फॉर्म भरेगा तो उसमें उसके 50 लोगों के साइन होने चाहिए। साथ ही साथ कि उस 50 के लोगों के जो सदस्य हैं, तो 50 लोगों का उस बात का समर्थन भी मिलना चाहिए कि वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये बातें दी गई है आपकी 58 के तहत कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकार में किसी नियंत्रण में किसी स्थानीय स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अब अंतिम बिंदु इसकी बोली गई है कि लाभ का पद, लाभ का पद क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद की के लिए उम्मीदवार रहता है उसको क्या है, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, करना है। अब लाभ का पद को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए लाभ का पद धारण करना भी वर्जित है यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या इनके जो भी इससे संबंधित कोई भी जो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्धीन लाभ का कोई पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकता है। अर्थात लाभ का पद क्या होगा कि आपको कोई भी आर्थिक लाभ कहीं से नहीं, जब भी आप किसी राष्ट्रपति पद के लिए जब आप प्रत्याशी होंगे तो आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ का पद त्यागना होगा, या उससे उसमें अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आर्थिक पद लाभ के पद के तहत क्या है कि आपको किसी भी संस्थान से अगर वेतन प्राप्त हो रहा है, किसी प्रकार की आपको मानदेय मिल रहा है, या आपको कोई आवास मिल रहा है, ठीक है, या कोई भी सुविधा जो मिल रही है आर्थिक स्तर पे, तो वह आपका हो गया कि आपको उसके लाभ का पद है, मतलब उस पद में रहने से आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण कहता है, जब आप 48 के स्पष्टीकरण देखेंगे तो आप कि कहता है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है। ठीक है, कि वह अगर कोई, अब ये है कि संघ का अगर वो खुद ही पहले से राष्ट्रपति है तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो लाभ का पद में नहीं है माना जाएगा, स्पष्टीकरण में बोला गया। यदि वो राज्यपाल है तो भी उसको क्या माना जाएगा कि वो लाभ का पद धारण नहीं कर रहा है बोला जाएगा। या वो किसी संघ का, या फिर वो क्या है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, तो भी उसको क्या माना जाएगा, वो लाभ का पद धारण नहीं कर रहा है। ठीक है, या संघ या किसी राज्य का क्या है, वो मंत्री है, तो भी उसको माना जाएगा कि वो लाभ का पद धारण नहीं करता है। तो ये तीन जो स्पष्टीकरण के तहत बताया गया है कि आपका 58 में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 57 को, कि लाभ का पद की बात होगी थी, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, हमने अभी पढ़ा 58 जिसमें उसकी पात्रता के बारे में बताया था, किसकी पात्रता, सॉरी उसकी अहर्ता के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आपका एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन या पुनर्निर्वाचन के लिए की पात्रता के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद धारण करता है या कर चुका है, ठीक है, क्या बोला गया है, दो बातें बोली गई यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ दो बातें हैं आपकी। पहला क्या है कि वह राष्ट्रपति पद में है या धारण कर, ये पद में धारण करता है या कर चुका है, पद में हो या कर चुका हो। ठीक है, मतलब दोनों बातें हैं कि कोई राष्ट्रपति जो करंट में अभी क्या है, पद में बना हुआ है, और दूसरा कि वो क्या है, पहले भी राष्ट्रपति रह चुका है। तो वह क्या है कि इस संविधान के निबंधनों के अधीन रहते हुए क्या हो सकता है, दोबारा दोबारा वो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अंतर्गत ये है कि कोई भी व्यक्ति एक बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अर्थात वो जितनी बार चाहे, जब तक उसकी एलिजिबिलिटी है, वह तब तक क्या है, राष्ट्रपति का पद धारण
कर सकता है। अब ये चीजें आपकी अमेरिका से की बातें करते हैं, तो अमेरिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था पहले। ठीक है, वहां कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता था। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे एक आपका 22वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये क्या बोलते प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी एक व्यक्ति है वो केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार से ज्यादा वो क्या होगा, राष्ट्रपति पद को धारण नहीं कर सकता। लेकिन जो ऐसी व्यवस्था अमेरिका वाली हमारे इंडिया में अभी भी नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में अभी कोई भी व्यक्ति चाहे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाती तब तक वो क्या कर सकता है, अपना पद धारण कर सकता है। और ठीक है, अब हम देखते हैं आपका राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जो आपकी बताई गई है अनुच्छेद 59 में। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या बताई गई कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि सदन के किसी यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन से अपना नाम राष्ट्रपति के रूप में पहले पद धारण की ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा कहता है राष्ट्रपति बिना किराएदार अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धि, भत्तों और विशेषाधिकार का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निर्मित इस प्रकार उपबंधित नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। चौथा कहता है कि राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो उन शर्तों को बताता है कि ये जब व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों को बताया गया कि आपको क्या है, कोई व्यक्ति जब राष्ट्रपति पद को धारण कर लेता है तब उसकी सदस्य उसके लिए क्या शर्तें होंगी, उसके साथ कैसे क्या चीजें घटित होंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि यह जो चीजें हैं वो पश्चातवर्ती है। पहली बात तो पश्चातवर्ती मतलब ये बनने के पश्चात ये चीजें काम में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि क्या है, इनमें 2 बातें बताई गई आपकी। पहला तो इस पे बताया गया 59 के तहत आपका शर्तों को बताया गया है कि क्या शर्तें हैं। दूसरा उसके विशेषाधिकारों को बताया गया। ठीक है, हम दोनों की चर्चा करते हैं आपका। अब शर्तों की बात करते हैं हम पहले। तो शर्तें क्या बताई गई है कि पहले तो मैंने आपको बताया पश्चातवर्ती है। तो वह क्या होगा कि पहले तो वो संसद के किसी भी सदन का क्या होगा, सदस्य नहीं बन सकता दोबारा। ठीक है, दोबारा मतलब वो सदस्य नहीं बन सकेगा अथवा नहीं रहेगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरी बात है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सकेगा अथवा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये विधानसभा का भी क्या है, सदस्य नहीं रह सकता है। ठीक है, फिर आपका तीसरी बात है कि यदि किसी सदन का सदस्य है तो वह स्थान वहां से रिक्त हो जाएगा। अगर वो कहीं का सदस्य है, ठीक है, तो वह पद क्या हो जाएगा, उसको वहां से रिक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चौथी बात कहता है कि कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये उसकी शर्तें हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो उसको उसके तहत ये शर्तें हैं कि केवल, अब इसके लिए आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति एक बार अगर राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा केवल और केवल वो सिर्फ राष्ट्रपति ही बन सकता है, और उसके अलावा वो भारत का कोई भी पद कभी भी दोबारा धारण नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो राष्ट्रपति की जो पद होती है उसकी गरिमा के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये इनके 59 का आर्टिकल 59 के तहत क्या बताई गई है, शर्तें बताई गई है। अब देखते हैं इसके विशेषाधिकारों को। ठीक है, तो अब जो विशेषाधिकार की बात करते हैं हम,
तो विशेषाधिकारों में क्या बताया गया है कि ये जो ऊपर की चीजें थी वो आपका 59 सब क्लॉज 1 और 2 था। अब हम देखते हैं सब क्लॉज 3 के बारे में। विशेषाधिकार क्या होगा कि राष्ट्रपति भवन मिलेगा राष्ट्रपति को, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन में क्या मिलेगा उनको, जहां पे उनको क्या होगा, फ्री, अर्थात बिना किराया दिए उनको निवास मिलेगा। निवास कहाँ मिलेगा उनको, राष्ट्रपति भवन में। शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निर्मित इस प्रकार उल्लंघित किया नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। तो किसके किसके तहत मिलेगा उसको, जो आपका शेड्यूल 2 में बताया गया है उसके अनुसार उनको क्या मिलेगा, भत्ते, वेतन और अन्य जो भी उपलब्धियां हैं वो उन्हीं के अनुसार उसको शेड्यूल 2 के अनुसार मिलेगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक चौथा कहता है कि राष्ट्रपति को कभी भी क्या है, उसके जो भत्ते और वेतन है और जो भी अन्य चीजें हैं तो उसके वो जो जब तक वो पदावधि के दौरान जितना है वह कम नहीं होगा, ठीक है। अब इसे में आप लोग एक बात और लिख दीजिए, जब आप लोग आर्टिकल 361 नोट करके रख लेना। आर्टिकल 361 आपका बताता है और भी इसके विशेषाधिकारों के बारे में, ठीक है। वह विशेषाधिकार क्या है कि इनको ये इनसे उन्मुक्तियां मिली हुई हैं, ठीक है। ये विशेषाधिकार के तौर पर उनको उन्मुक्तियां प्रदान की गई है कि क्या है कि पहला, उनके खिलाफ जब तक कोई राष्ट्रपति है तो कर्तव्य के पालन के लिए उनको कभी भी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब अर्थात वो जब भी अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अपने राष्ट्रपति पद के लिए तो उनके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता है, ठीक है, या कोई भी पूछताछ उनसे नहीं हो सकती है किसी भी मामले में, ठीक। दूसरा है, अब इसमें केवल एक अपवाद याद रखेगा कि यहाँ पे कब केवल एक क्या एक अपवाद रहेगा आपका, महाभियोग। इसको हम आगे देर चर्चा करेंगे। महाभियोग के दौरान उनसे पूछताछ हो सकती है, बाकी मामलों में उनसे पूछताछ नहीं होगी। दूसरी बातें हैं आपकी, कोई भी क्रिमिनल केस का ट्रायल या जो भी है कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही नहीं होगी इनके साथ, ठीक। तीसरा है, कभी भी जो राष्ट्रपति हमारे हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, उनको क्या होगा, कभी भी कोई दंड नहीं दिया जा सकता किसी भी मामले में जब तक वो राष्ट्रपति पद में बने हुए हैं। चौथा है कि उनके ऊपर कोई भी जब सिविल कार्रवाई होगा, सिविल केसेस, तो उसके लिए भी क्या है 2 महीने पूर्व आपको क्या होगा, सूचना देनी होगी, तब उसके ऊपर कोई सिविल कार्रवाई चल सकता है। लेकिन ये उन्मुक्तियां उनको है कि जब तक वो पद में बने हुए हैं तो उनको ये क्रिमिनल केसेस से मुक्ति है। वो अपने जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसके लिए किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता और उनको कोई भी पूछताछ नहीं की जा सकती। किसी मामले में अगर वो संलिप्त थे तो उस मामले में कोई भी कार्यवाही उस दौरान नहीं होगी जब तक वो राष्ट्रपति की पद में बने हुए हैं, या कोई भी दंड उनको नहीं या दंडात्मक आदेश उनके खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा। तो यह सारी चीजें आपकी किससे थी, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के तहत। अब राष्ट्रपति बनने के बाद क्या होगा, सबसे पहले अब राष्ट्रपति बन गया, पात्रता आ गई, राष्ट्रपति बनने के बाद क्या होगा, सबसे पहले होगा शपथ। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो कहते हैं कि कैसे शपथ लेते हैं उसके बारे में बताया गया कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या ठीक है, या अगर ये उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपका सीनियर जो जस्टिस होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, उनके क्या है, उनके उनके द्वारा क्या होगा, ये शपथ लिया जाएगा, ठीक है। शपथ क्या करेगा, शपथ में क्या होगा कि मैं, क्या कहेगा कि मैं अमुक, जो भी ईश्वर को मानने वाले होंगे, ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी योग्यता से संविधान की और विधि का परिरक्षण, यहाँ पे शब्दों को देखिएगा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, तो यह वो शपथ लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि शपथ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, यह जो शपथ जो राष्ट्रपति को दिलाई जाती है, और यह शपथ कौन दिलाती है, मैंने बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अगर वो अनुपस्थित है तो जो भी वहां का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वह उसकी शपथ दिलवाता है। अब इस शपथ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो राष्ट्रपति का पद जो भी व्यक्ति धारण करता है उसको क्या, आपका संविधान और विधि के अनुसार कार्य करने में अपने आप को क्या है, नैतिक और वैधानिक रूप से पाबंद माने। ठीक है, कि उसको यह राष्ट्रपति को यह जो शर्तें हैं वो क्यों दी जाती है कि वो संविधान या विधि के अनुसार कार्य करने के लिए अपने आप को नैतिक और वैधानिक रूप से क्या माने, पाबंद माने, और वो उस कार्य को करने के लिए आगे रहे। और वह उसका कार्य क्या है, आपने जो ऊपर पढ़ा वो सारी चीजें इसके तहत है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 61 जो कहता है आपका महाभियोग के बारे में। ठीक है, तो महाभियोग क्या है आपका कि आपको मैंने पूर्व में बताया कि राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। ठीक है, अब ये 5 साल में क्या होता है, दो बातें होती हैं हमारे पास। कि जो आपका है इसमें चीजें कि 5 साल का है, तो उसमें क्या है कि 5 साल में वो क्या होगा, पहला तो होगा कि वो 5 साल अपना पूरा करे और त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, अर्थात क्या है कि दो प्रकार से होता है उसको पद से हटाना 5 साल के भीतर। पहला तो है त्याग पत्र और दूसरा है महाअभियोग। ठीक, तो त्याग पत्र के कई कारण होते हैं आपके, कि क्या कारण हो सकते हैं त्याग पत्र का। कि आकस्मिक बीमारी हो सकती है, आकस्मिक बीमारी हो सकती है पहली तो त्याग पत्र देने का, या शारीरिक शिथिलता होगी। ठीक है, तो इस आधार पे होगा। अब महाभियोग की बातें हैं जो आपका 61 में दिया गया, इसको डिस्कस करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होगा आपका, कि क्या कहता है महाभियोग की प्रक्रिया 61 के तहत, कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई भी सदन आरोप लगाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया कब होगी, केवल और केवल संविधान का अतिक्रमण पर। ठीक है, जब संविधान का अतिक्रमण होगा तभी क्या हो सकता है, उसको हटाया जा सकता है। अब महाभियोग का मतलब होता है कि किसी राष्ट्रपति को हटाए जाने का मतलब कि उसको कलंकित अथवा लंचित करना है। किसी भी राष्ट्रपति को केवल तभी कलंकित या लंचित किया जा सकता है जब वह संविधान के अतिक्रमण का दोषी पाया जाता है। तो महाभियोग एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया के बारे में बताता है आपका 61। प्रक्रिया क्या है इसको देखते हैं हम। कि पहला तो है कि प्रक्रिया जो है वो
भाई राष्ट्रपति पद से किसी व्यक्ति को, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की बात है, तो ये जो प्रक्रिया है वो होती है थोड़ी सी कठिन। ठीक है, लगती है लेकिन है वो कठिन। अब इसका क्या है कि जो भी कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कठिन नहीं रखा जाता तो क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र व्यक्ति को तुरंत राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है। और आपको जानकर अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रक्रिया दी गई है उसको देखते हैं हम। कि पहला तो हमने बता दिया संविधान के अतिक्रमण के राष्ट्रपति महाभियोग चलाता है। तो संसद का कोई भी सदन, पहला तो है कि संसद का कोई भी जो सदन है, अर्थात जो लोकसभा है और चाहे राज्यसभा है, उसमें से कोई भी क्या कर सकता है, ये आरोप लगा सकता है। ठीक है, दूसरा है कि आरोप के संकल्प के रूप में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अर्थात अब ये जो आरोप लगा, तो ये आरोप के प्रस्ताव पर क्या होगा, आपका संकल्प लिया जाएगा। और इस पर कितने लोग होने चाहिए, 1/4, 1/4 में क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। दूसरा है कि जो भी ये संकल्प होगा, ठीक है, तो यह संकल्प क्या है कि 14 दिन के भीतर लिखित रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, ये संकल्प जो भी प्रस्ताव आरोप का होगा वो लिखित रूप से होनी चाहिए और 14 दिन के भीतर यह संकल्प पारित होना चाहिए। तीसरी बातें हैं, सॉरी ये तीसरी बात थी आपकी। अभी चौथी बातें हैं कि अगर लोकसभा ने यह संकल्प लिया है तो राज्यसभा उसका अन्वेषण करेगा। यदि राज्यसभा ने यदि राज्यसभा ने ये आरोप लगाया है तो जो लोकसभा है वह उसका अन्वेषण करेगा। अर्थात एक सदन के द्वारा लगाया गया तो उसका दूसरा सदन है वह उसका अन्वेषण करेगा। ठीक है, यह अगर आरोप लगा रहा है तो यह अन्वेषण करेगा। और यदि, ठीक है, तो लोकसभा का आरोप लगा रहा है तो राज्यसभा करेगा। यदि राज्यसभा आरोप लगा रहा है तो लोकसभा करेगा इसका अन्वेषण। अन्वेषण अर्थात जांच। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि जब जो राष्ट्रपति होगा उसको अपना पक्ष रखने का मौका या अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कि आप अगर उसके ऊपर अनुच्छेद संविधान के अतिक्रमण का चार्जेस लगाया गया है तो उसको क्या है, मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बात या अपनी प्रतिरक्षा करो करके। और क्या होगा कि अगर मान लो सिद्ध हो जाता है कि आरोप सही है, संविधान का आरोप सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, तो 2/3 या 2/3 मेजर जो सदस्य होंगे या बहुमत से क्या होगा, पद से हटाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति होंगे उसके पद से उनको हटाया जा सकता है, तब ये महाभियोग कंप्लीट होगा। तो इसमें आप मोटी जो इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको हम समझ लेते हैं। पहला है कि जो आरोप का प्रस्ताव का संकल्प होगा उसमें कितने होंगे, प्रस्ताव का जो संकल्प होगा उसमें होंगे आपके 1/4 बहुमत चाहिए उसके लिए, कि आरोप चार्ज पेश करने के लिए। फिर वो जो संकल्प का पारित किया जाना, अगर आरोप लगाने वाले सदस्य हैं, ठीक है, कि अब वो संकल्प जो है वो तो प्रस्तावित हो गया, अब उसको पारित करना है आपको, तो उसके लिए कितना चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, और अगर अन्वेषण या जांच हो गई और उससे आरोप सिद्ध हो जाता है और उससे पद से हटाना है तो भी कितने चाहिए, 2/3 बहुमत उनको चाहिए या 2/3 बहुमत चाहिए। तो ये आपका था 61 में कि उसकी प्रक्रिया के बारे में कि कैसे महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। तो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, कि अब जो राष्ट्रपति है इसके पद को क्या है कि इसका जो भारत का राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कभी भी रिक्त नहीं होता है। अगर जैसे अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, तो उनका जैसे कार्यकाल कंप्लीट होगा तो उनके
रिक्ति से पहले ही या उनके जो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही जो दूसरे जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका क्या है निर्वाचन कर लिया जाएगा। अर्थात 5 साल पूर्व होने के पहले क्या होता है, आपकी जो अन्य जो आने वाले जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन 5 साल के भीतर ही कर लिया जाता है, जैसे ही वो समय पूरा होता है उसके पूर्व। तो उसी के बारे में बातें इसमें लिखी गई है। ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं कि कभी भी राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए दो बातें शामिल होती है, जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया था। कि पहला तो है कि आपका जो रिक्तियों के संबंध में कि रिक्त कैसे हो सकता है पद, तो पहला होगा कि नियमित रूप से रिक्त होगा, अर्थात 5 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या है अपने आप जो रिक्तियां होंगी वो। दूसरा है आकस्मिक रूप से। आकस्मिक रूप से कैसे होगा? आकस्मिक रूप से कैसे होगा ये आपका यहाँ पे? कि अगर वह अपना पद त्याग कर दे, या मृत्यु हो जाए, या महाभियोग चले। महाभियोग चले। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आकस्मिक पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 56 में आपको बताया कि 5 साल तक का उनका कार्यकाल होगा, कहां से, जिस तारीख से वो अपना क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक। तो यहाँ तक की चीजें देखते हैं हम लोग, बाकी के चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे।